शायान जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ, दुआ को चुपचाप बेड पर बैठा देखकर हैरान होता हुआ सारे कमरे का जायजा लेने लगा। वो मैं तो समझा था कि तुम खुशी में अब तक सारी पैकिंग कर चुकी होगी, मगर यहाँ तो कोई आसार ही नजर नहीं आ रही। शायान ने कदरे परेशानी से दुआ की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर वो बिल्कुल खामोश रही। ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपना बोरिया बिस्तर समेटो ताकि कल तुम्हारे अब्बा के हवाले तुम्हें पूरी दयानतदारी से मैं करके वापस आऊं। मैंने कोई खयानत नहीं की, शायान ने शरारत भरे लहजे में कहते हुए वॉशरूम की तरफ रुख किया, जबकि दुआ का दिल उस वक्त आने वाली सूरत हाल का सोच कर रोने को कर रहा था। मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी? मैं तो पिंडी जाना ही नहीं चाहती और ये ज़बरदस्ती मुझे भेजने पर तुला है। दुआ, कुछ ऐसा करो कि तुम वहां ना जा सको। दुआ ने सोचते हुए कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाना शुरू कर दिए। शायान वॉशरूम से गुनगुनाता हुआ बाहर निकला तो दुआ को यूं टहलता देखकर सचमुच ठिठका। तौलिया कुर्सी पर डालने लगा, मगर फिर दुआ की तरफ देखता हुआ टेरेस पर चला गया। दुआ, हिम्मत जमा कर और जाकर कह दे कि तूने फिलहाल रावलपिंडी नहीं जाना। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि फारूक साहब की कॉल उसके फ़ोन पर आने लगी। दिल तो वैसे ही दुखी था, बाप की शफीक आवाज़ सुनते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। शायान ने कमरे में कदम रखा तो दुआ को यूं रोता देखकर हैरान रह गया। अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, अब इसे क्या हुआ? दिल में सोचता हुआ वो दुआ की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो तुम? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? शायान का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? तुम ठीक तो हो ना? फारूक साहब को मुख्तलिफ अंदेशे अपनी लपेट में लेने लगे। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी तो आपकी आवाज़ सुनते ही रोना आ गया। दुआ ने अपने सामने खड़े शायान को देखकर फौरन बात बदली, जिस पर शायान उसे घूरता हुआ फ़ोन लेकर अपने कान से लगा गया। अंकल, आप परेशान ना हो, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इंशाअल्लाह कल हम इस वक्त आपके पास होंगे, फिर आमने सामने बैठकर तफसील से बात करेंगे। शायान ने निहायत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में बात करते हुए कॉल बंद की। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? ना तो खुद चैन से रहती हो, ना किसी दूसरे को रहने देती हो। अपने बूढ़े बाप पर तो रहम करो, वो बेचारा पता नहीं क्या क्या कुछ सोच रहा होगा। शायान ने बरहमी से कहते फ़ोन बेड पर उछाला। सामान पैक करो अपना, कामचोर लड़की। हाकमाना अंदाज में कहता शायान कमरे से बाहर जाने लगा तो दुआ ने पुकारा, मैं रावलपिंडी नहीं जाना चाहती। दुआ की बात पर शायान बेयकीनी से अपनी एड़ियों पर घूमा था। क्या कहा? दोबारा कहना। शायान सोचते हुए दुआ की तरफ बढ़ा। मैंने फिलहाल रावलपिंडी नहीं जाना है। दुआ ने नजरें मिलाए बगैर जुमला दुरुस्त किया। मगर क्यों? शायान बिल्कुल संजीदा था। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। दुआ ने कदरे तेज आवाज में जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि मेरा मकसद क्या है? शायान को शदीद हैरत हुई कि मैंने तो किसी से भी कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि सरमद को भी कुछ नहीं बताया। फिर इसे कैसे पता चला? वाह, क्या लड़की है! गद्दी नशी मैं हूँ और इल्हाम इसे होते हैं। शायान ने दिल में सोचते हुए दुआ का जायजा लिया। मैं सब जानती हूँ, तुम मुझे मेरे घर वालों के सामने गलत साबित करना चाहते हो ताकि तुम्हारी इज्जत भी रह जाए और मुझसे तुम्हारी जान भी छूट जाए। मगर तुम यहाँ पर गलत हो, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। दुआ ने शिकायती नज़रों से शायान की तरफ देखा। गलत? मगर क्यों? ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? शायान को एक बार फिर दुआ की ज़हनी हालत पर शक हुआ। क्योंकि तुम मेरे साथ वही करना चाहते हो जो... दुआ ने जोश से शायान की तरफ उंगली उठाई। एक मिनट, एक मिनट, यहीं ठहर जाओ। शायान ने दुआ की उंगली अपने सामने अपने हाथ में लेते हुए उसे रोका। मैं जो करना चाहता हूँ ना, वो मैं कर लेता हूँ, किसी से पूछता या बताता नहीं हूँ। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें गैब का इल्म भी होता है। शायान ने तंबीह करते हुए तंज भी किया, साथ साथ छोड़ो मेरी उंगली। दुआ ने अपना रुख मोड़ा। छोड़ दी। अब? शायान ने दुआ का हाथ छोड़ते हुए उसके गिर्द अपने बाजू हाइल किए, जिस पर दुआ को शदीद हैरत हुई। मैंने उंगली छोड़ने को कहा था, दुआ ने जतलाया। हाँ, मगर मेरा दिल तुम्हें पकड़ने को किया तो... शायान ने उसे जिज कर रहा था। तुमने जाना है तो जाओ, मगर मुझे फिलहाल नहीं जाना। जब जाना होगा मैं बता दूंगी तुम्हें। दुआ कुछ नर्वस हुई थी। अपनी याददाश्त पर जोर दो। कल तुमने ही कहा था ना
कल तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस भेज दूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम कर रहा हूँ। शायान की यकीन दहानी पर दुआ को कुछ समझ ना आई कि अब क्या करे, जबकि वो शायद उसे बहुत गौर से देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। कहीं तुम्हें मेरे साथ रहते हुए मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? फितरी चीज़ है। इतना खूबसूरत इंसान दिन रात नज़रों के सामने रहे तो अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है। तुम तो फिर एक मामूली लड़की हो। शायान की शोखी पर दुआ को जी भर कर रोना आया। ये बात नहीं है, किसी भी खुशफहमी में मत रहना। दुआ ने उसे फौरन टोका। तो फिर कैसी बात है? जबकि मैंने तो अभी तक तुम्हें कोई बात बताई ही नहीं। मेरा मतलब कि कल हम जा रहे हैं। शायान के जवाब पर दुआ को अपनी जल्दबाजी पर शदीद गुस्सा आया। मेरा मतलब था कि हम कल जा रहे हैं। दुआ को कुछ समझ ना आया कि वो अब क्या कहे। मैंने भी यही कहा है कि हम कल जा रहे हैं, लिहाजा तुम अपनी पैकिंग कर लो। और मेरे ख्याल से कि तुम्हें सुनाई तो बिल्कुल ठीक ही देता है ना? शायान ने हैरत का इजहार करते हुए उसे छोड़ा, जबकि दुआ कुछ और परेशान हुई कि घर जाकर वो घर वालों को कैसे मुतमईन करेगी। सरमद ने सामान तो सारा खरीद लिया था, मगर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था कि शायान के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है और क्यों। क्या वो वाकई अपनी बीवी को छोड़ने जा रहा है? और अगर ऐसा है तो क्यों? जबकि उनके दरमियान अब सब कुछ ठीक हो गया था। पहले पहल वो कोई शिकायत करता था, मगर अब तो वो बिल्कुल खुश और मुतमईन दिखाई देता है। सरमद अपनी सोचों में बुरी तरह उलझा हुआ था जब शायान ने कमरे में कदम रखा। हाँ यार, तेरी तैयारी हो गई या अभी बाकी है? शायान ने कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए पूछा। हो गई है। जिस पर सरमद ने उसे नागवारी से देखा। ये मुंह क्यों इतना बुरा बनाया हुआ है? जबकि मेरे ख्याल से उसे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, शायान ने हंसते हुए कहा। मेरा तो मुंह ही ऐसा है, मगर तेरा मूड क्यों रोज़ बरोज़ बदलता जा रहा है? सरमद के तंज पर शायान खामोश हुआ। बदला नहीं हूँ, बल्कि किसी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो बदल गई तो सब बदल जाएंगे। शायान बिल्कुल संजीदा था। अगर मैं पिंडी जाने से इनकार कर दूं तो? सरमद के इस अचानक सवाल पर शायान ने उसे घूर कर देखा। मैंने तुझसे पूछा नहीं, बताया था, अगर याद हो तो। एक तो आजकल सबकी याददाश्त ही खराब हो गई है। शायान के जवाब पर सरमद खामोश हो गया। जहाँ वो रहती है वहाँ जाना नहीं चाहता मैं। सरमद बज़ाहिर चीज़ों को ठीक कर रहा था, मगर अंदर से वो बहुत टूट फूट का शिकार था। अच्छा, फिर? शायान ने सरमद की तरफ देखते हुए जवाब दिया। फिर ये कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। सरमद ने इस बार शायान की तरफ शिकायती नज़रों से देखा, जो उसकी बात जानबूझकर नहीं समझ पा रहा था। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्यों, क्या वजह है जो तुम मुझसे कतरा रहे हो? तुमने आखिर ऐसा क्या किया है? शायान के तफ्तीशी अंदाज पर सरमद को शदीद गुस्सा आया। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगा। सरमद ने शायान के साथ बहस करने का इरादा तर्क किया और हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। शायान बदस्तूर उसे घूर रहा था। तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज हो जाओ, लिहाजा रहने दो। सरमद ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं आजकल इतनी जहरीली बातें सुन रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की बात पर गुस्सा आएगा। शायान जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जिसने उसके हंसते खेलते दोस्त को इतना संजीदा कर दिया। वजह तुम हो। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ और वो तुम्हें देखे। सरमद की बात पर सचमुच शायान को हैरत का शदीद झटका लगा, मगर वो अपने जज्बात छुपा गया। मैं वहां क्यों ना जाऊं? मेरे जाने से तुम्हें क्या मसला है? शायान अब सरमद के मद्दे मुकाबिल था। क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है, वो भी हद से ज़्यादा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। वो तुम्हारे ही लिए तावीज़ बनवा रही थी। सरमद ने एक और इंकशाफ किया। ये कैसे हो सकता है? क्या उसे मालूम नहीं कि मैं उसी की कज़न का शोहर हूँ? शायान के सवाल पर सरमद ने कंधे उचकाए, जैसे लाइल्मी का मुजाहिरा कर रहा हो। तो ये बात है, मगर मुझे तो वहाँ जाना है, बल्कि मैं तो वहाँ आता जाता ही रहूँगा। आखिर को वो मेरा ससुराल है, इसलिए मैं तुम्हारा ये इतराज़ मुस्तरद करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई बात है तो बताओ। शायान के सवाल पूछने पर सरमद ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर सुबह निकलते हैं। शायान सरमद का कंधा थपथपाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। तुम चीज़ें देख लेते एक दफ़ा। सरमद ने सामान की तरफ इशारा किया। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा देखना मायने रखता है, और तुमने देख ली हैं तो समझो मैंने भी देख ली हैं। शायान कहते हुए रुका नहीं, बाहर निकल गया।
میں نے تمہیں اس لیے بلوایا تھا کہ کل شادی کے بعد پہلی بار دعا گھر آ رہی ہے تو کچھ انتظامات کر لو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہے۔ ویسے بھی اس کی شادی پر میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اگر کچھ پیسے لگ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، اسی بہانے میں اسے کچھ دے بھی دوں گا۔ کھانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ شاید 1 یا 2 دن یہاں رہیں۔ شایان کہہ رہا تھا کہ پھر انہوں نے آگے ہنزا ویلی کی طرف سیر کے لیے نکل جانا ہے۔ فاروق صاحب کی بات پر عذرا بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بھائی صاحب وہ تو ٹھیک ہے سب، مگر اب میں پہلے جتنی صحت مند نہیں رہی، نہ ہی بھاگ دوڑ کر مجھ سے کام ہوتا ہے۔ عذرا بیگم کے جواب پر فاروق صاحب ہنس دیے۔ عذرا ایک تو تم اتنی بوڑھی نہیں ہوئی ہو، دوسرا میں نے کب کہا یہ کہ تم سب کچھ اکیلے ہی کرو؟ تم اپنے ساتھ عنایہ اور رخسانہ بھابھی کو بھی تو لگا سکتی ہو نا۔ عنایہ تو جوان جہان ہے، بھاگ دوڑ کر سکتی ہے، ویسے بھی دعا اس کی بہن ہے اور دوست ہے، تو کیا وہ اپنی دوست کو ویلکم نہیں کرے گی؟ رخسانہ بھابھی نہ صرف ہمارے گھر بلکہ اپنے میکے میں بھی بڑی ہیں، وہ ایسے انتظامات آرام سے کر لیتی ہیں۔ میرے خیال سے تو تم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں یاد آیا، ان کی رہائش کا بھی بندوبست کر دینا۔ میرے خیال سے دعا کا کمرہ ہی ٹھیک رہے گا۔ تم ایسا کرو کہ دعا کا کمرہ ان دونوں کے لیے سجا دو۔ فاروق صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائیں۔ پکانا کیا ہے؟ عذرا بیگم کا موڈ تو شدید خراب ہو گیا تھا، مگر وہ بھائی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی مجھے کیا پتا، یہ تو تم عورتوں کے کام ہے۔ تم اور رخسانہ بھابھی باہم مشورے سے طے کر لو کہ کھانے اور ناشتے میں کیا کچھ بنانا ہے۔ سامان میں تمہیں بازار سے لا دوں گا، بس رس ملائی ضرور بنا لینا، دعا کو بہت پسند ہے وہ۔ فاروق صاحب کے لہجے میں جہاں بیٹی کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہاں عذرا بیگم زہر سے بھری پڑی تھی۔ اب میں اس منحوس کے لیے کھانا تیار کروں گی؟ یہ وقت بھی آنا تھا مجھ پر۔ عذرا بیگم مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ارے کیوں خون جلا رہی ہو اپنا؟ بھائی صاحب سے کہہ دو کہ اتنی گرمی میں مجھ سے کھانا نہیں بنتا، کسی خانسامہ کا انتظام کر لیں جو مزے مزے کے کھانے بنا کر ان کی دلاری کو کھلائے۔ ویسے بھی کون سا بھائی صاحب نے بارات کا کھانا دیا ہے؟ تم خود بھی آرام سے بیٹھ کر کھانا اور اسی بہانے ہمیں بھی مزے لینے دینا۔ رخسانہ بیگم نے اپنے شیطانی دماغ سے آئیڈیا پیش کیا، جو ہمیشہ کی طرح عذرا بیگم کو بہت پسند آیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ لوگ بہت امیر ہیں، دعا کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری نکل آئی ہے۔ عذرا بیگم سے اپنا حسد چھپایا نہ گیا تو انہوں نے رخسانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار دولت کو چھوڑو، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس لڑکے کو اس طلاق یافتہ لڑکی میں نظر کیا آیا ہے۔ میرے خیال سے تو اسے اب تک اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر رخسانہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا، کیا پتہ چھوڑ نہیں آ رہا ہو۔ عذرا بیگم نے فوراً لقمہ دیا۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ رخسانہ بیگم کی بات پر دونوں ہنسنے لگیں۔ بھائی میں نے تو سوچ لیا ہے، اس کے شوہر کو دعا بیگم کی پرانی شادیوں اور اس کے شوہروں کے قصے ضرور سناؤں گی، آخر اسے بھی تو حقیقت معلوم ہونی چاہیے نا، عذرا بیگم نے حتمی لہجے میں فیصلہ کرتے ہوئے بتایا۔ فاروق بھائی نے اسے سب بتا دیا ہوگا۔ رخسانہ بیگم کے جواب پر عذرا بیگم بھی ہنسی تھی۔ وہ میرا بھائی ہے اور میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، وہ اپنی بیٹی کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط بات کسی سے نہیں کریں گے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ بھائی صاحب نے دعا کا ماضی چھپا لیا ہوگا، جو کہ اب میں بتاؤں گی اسے، اور وہ بھی اپنے طریقے سے۔ عذرا بیگم خوب جوشیلے انداز میں اپنے منصوبے سے آگاہ کر ہی رہی تھی کہ عنایہ نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ کون آ رہا ہے؟ عنایہ کے پوچھنے پر رخسانہ بیگم نے عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کے آنے کی اطلاع دی، جس پر عنایہ خاموش ہو گئی۔ ارے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہاری تو وہ بہترین دوست ہے اور شادی کے بعد پہلی دفعہ آ رہی ہے۔ عذرا بیگم اب عنایہ سے مخاطب تھی۔ پھپھو میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اداس ہوں؟ جبکہ عنایہ کا لہجہ کافی بجھا بجھا سا تھا۔ مگر تمہارے لب و لہجے سے تو نہیں لگ رہا، کہیں تمہیں یہ دکھ تو نہیں کھائے جا رہا کہ اس کی شادی اتنے امیر کبیر لوگوں میں ہو گئی اور تم رہ گئی ہو؟ عذرا بیگم کے سوال پر عنایہ کے ساتھ ساتھ رخسانہ بیگم کا بھی منہ کھل گیا۔ عذرا یہ بچی ہے، تم اس سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ رخسانہ بیگم نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ عنایہ اپنے اندر کا ڈر چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ آج کل بھابھی آپ کو مجھ پر خواہ ہی غصہ آ رہا ہے؟ عذرا بیگم اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ تم عنایہ کے سامنے اپنا منہ نہ بند ہی رکھا کرو، اور جو بھائی صاحب نے تمہیں کہا ہے اس پر جا کر عمل کرو۔ چلو شاباش، اپنے پورشن کی طرف نکلو۔ رخسانہ بیگم اب ہر طرح کا لحاظ بالائے طاق رکھے بات کر رہی تھی۔ اور ہاں، خانسامہ والی بات بھائی صاحب سے ضرور کر لینا،
और कुछ नहीं तो कुछ दिन मज़े मज़े के खाने तो खाने को मिलेंगे। मुझसे किसी किस्म की उम्मीद ना रखना, मैं अपने घर वाली हूँ, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। रुखसाना बेगम ने अपना सारा गुस्सा निकाला, जिस पर अज़रा बेगम चुपचाप कुछ भी कहे बगैर उठकर बाहर चली गई। आज सुबह ही से मुल्तान का मौसम अच्छा खासा अबर आलूद था। दुआ बार बार दुआएं मांग रही थी कि किसी तरह शायान का इरादा तब्दील हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने नाइला को बड़ी आस और उम्मीद से कॉल की कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके, और ख़ुद पर गुस्सा भी आया कि उसने पहले नाइला से बात क्यों नहीं की। कैसी हो? शुक्र है तुम्हें भी मेरा ख्याल आया, वरना मैं तो समझी थी कि तुम मुझे भूल ही गई हो। भाई बंदा शादी के बाद अपने पुराने रिश्तेदारों को भी याद रखता है। नाइला ने मोहब्बत भरा शिकवा किया, साथ ही लहजे में शरारत भी थी। नाइला, आप शिकवे शिकायत बाद में कर लीजिएगा, पहले मेरी मदद करें, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। दुआ की रुंधी आवाज़ सुनकर नाइला एकदम संजीदा और परेशान हुई। जल्दी बताओ क्या हुआ है? तुम्हें शायान ने तो कुछ नहीं कहा? नाइला को दिल ही दिल में शायान पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने कहने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं रखा, और अपने ऊपर अफसोस भी कि इतने दिनों से उसने दुआ की खैर खैरियत ही मालूम नहीं की। नाइला, वो दरअसल शायान। दुआ ने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। हाँ हाँ बोलो, क्या किया है शायान ने? नाइला के दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। पता नहीं अब दुआ उसे क्या बताने लगी है। नाइला, वो शायान मुझे आज ज़बरदस्ती पिंडी लेकर जा रहे हैं। दुआ बार बार बंद दरवाजे को देख रही थी। तो नाइला ने सवालिया अंदाज में जवाब दिया। तो ये कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। दुआ की बात खत्म होते ही नाइला ने सुख का सांस लिया। दुआ, तुमने तो सबको हार्ट अटैक देने का इरादा कर रखा है। तुम्हारे साहब रिकॉर्ड की वजह से तुम जब भी मुझे कॉल करती हो तो मेरे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। नाइला ने दांत पीसते हुए उसे डांटा। नाइला, आप मेरी बात तो सुने। दुआ ने एहतजाज किया। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं शायान ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम यूं परेशान हो रही हो। बेवकूफ़ लड़की, शुक्र अदा करो कि वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा है, वरना तो शोहर जल्दी ही ससुराल की तरफ मुंह नहीं करते, अपने घर वालों पर सदकेवारी होते जाते हैं और ससुराल का नाम सुनते ही मुंह फुला लेते हैं। खबरदार जो तुमने अब मुझे फ़ोन करके परेशान किया तो। फारूक भाई की तबीयत भी पिछले दिनों ख़राब थी। मैंने ही शायान से कहा था कि पहली फुर्सत में चक्कर लगा लेना। नाइला ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दुआ मिस्कीन सी शक्ल बनाए फ़ोन को घूर रही थी। अभी वो इस सदमे में ही थी कि नाइला क्यों उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी कि नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक देते अंदर दाखिला दिया। बीबी जी, आपको बड़े साहब नीचे बुला रहे हैं। हाकिम अली का पैगाम मिलते ही दुआ अपने हुलिये पर एक नज़र मारती नीचे की तरफ चल दी। बेटा, आप कुछ तैयार ही हो जाएं, शादी के बाद पहली बार आप अपने घर जा रही हैं। ये बातें मेरे करने वाली नहीं हैं और अच्छा भी नहीं लगता। अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो मुझसे बेहतर तुम्हें समझा सकती। खैर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाकिम अली ने एक नज़र सादा सी दुआ को देखते हुए कहा। अब्बा जी, इसका शुमार लड़कियों की उस किस्म से है जो साल में सिर्फ एक बार साबुन से मुंह धोती हैं, जिससे उन्हें और ख़ास तौर पर दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि आज ईद है, और आप इसे तैयार होने का कह रहे हैं। मोबाइल पर मसरूफ़ शायान ने कमेंट्स पास किए। ज़्यादा फजूल गोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेटिया को सादा रहना पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। खैरियत से जाओ, इसका ख्याल रखना और पहुंचकर अपनी आदत के बरखिलाफ़ मुझे इत्तला ज़रूर देना। हाकिम अली ने दुआ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर शायान मोबाइल जेब में डालता उठ खड़ा हुआ। अगर आप कहें तो हम नहीं जाते। दुआ ने एक बार फिर कोशिश की। हैं? अब्बा ने ऐसा कब कहा कि ना जाओ? शायान ने तंजन मुस्कुराते हुए अपने कान साफ किए, जबकि दुआ बदस्तूर हाकिम अली की तरफ देख रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मेरी बेटी जब चाहे अपने बाबा से मिलने जा सकती है। हाकिम अली ने खुले दिल से जवाब दिया, जबकि दुआ का चेहरा उनका जवाब सुनकर लटक गया था। चलें? शायान के कहने पर मरे मरे से कदम उठाती वो गाड़ी की तरफ चल पड़ी। तूने तो सारा सामान देखकर गाड़ी में ही रखवाया है ना, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। और हाँ, सूटकेस भी सामान के साथ रख दे ये वाला। शायान सरमत को कहता गाड़ी का दरवाज़ा दुआ के लिए खोलने लगा। जी जनाब, सारा सामान पीछे वाली गाड़ी में मौजूद है। सरमत ने पीछे इशारा किया जहाँ एक और गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। कपड़े तो ढंग के पहन लेता। शायान ने एक नज़र सरमत को देखते हुए कहा, जिस पर खिलाफे मामूल सरमत खामोशी से ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी जैसे ही हवेली के गेट से बाहर निकली, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वो सियाने कहते हैं ना कि बारिश में सफ़र नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें गाड़ी मोड़ लेनी चाहिए। दुआ ने कमज़ोर सी आवाज़ में फिर रोकना चाहा, जिस पर शायान ने उसे बैक मिरर में घूरा।
वैसे भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बारिश में सफ़र करना किसी तौर भी मुनासिब नहीं। सरमद ने भी फ़ौरन तायद की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों किसी की ताज़ियत या पेशी में जा रहे हो। ज़रा अपने हुलिये और शक्लें देखो। शायान के तंज पर दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश हो गए। मैं तो पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस पागल लड़की का जिन निकालने मैं पिछली बार पिंडी गया था, अगली बार मैं उसके साथ ही सफ़र कर रहा हूँगा। शायान की शोख आवाज़ गाड़ी में गूंजी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में तेरी बोलती बंद होने वाली है। अगर इज्जत प्यारी है और तू इसी तैयारी के साथ ससुराल पहुंचना चाहता है ना, तो मशवरा मुफ्त समझकर खामोश हो जा। सरमद ने कनखियों के साथ दुआ को देखते हुए मोहतात अंदाज में शायान को वार्निंग दी। मेरा तो इस मौसम में नुसरत फ़तेह अली खान की गज़ल सुनने को दिल कर रहा है, और ख़ास तौर पर वो गज़ल के एक शेर में उन्होंने कहा था कि सवाल ऐसे पूछे कि शर्म आ गई। वैसे सोचने वाली बात है कि कैसे सवाल पूछे गए होंगे। शायान ने सरमद की तरफ देखते हुए आंख मारी। तूने बेटा खैरियत के साथ नहीं पहुंचना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सरमद ने दिल में सोचते हुए शायान की तरफ देखा। इसके लिए तुझे उस्ताद जी के पास जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है ऊपर की तरफ होते हुए ज़रा ज़्यादा नीचे होकर। सरमद ने जलकर जवाब दिया तो शायान का कहकहा निकला। दुआ अपने दिमाग में अब तक कई तरह के प्लान बना चुकी थी कि वहाँ जाकर क्या कहेगी और उसे किससे क्या कहना है, कि इतनी देर में बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो मजबूरन उन लोगों को करीबी रेस्टोरेंट में रुकना पड़ा।